नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि अपने टेस्ट सीरीज चल रही थी रीड की शिक्षण विधियों की, जिसमें पहला भाग आ चुका था, आपके 35 क्वेश्चन अपने हल कर चुके थे, जिसमें आप लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। इसलिए आप सबका आभार प्रकट करती हुई आज की प्रश्नोत्तरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलो आज के प्रश्नोत्तरी अपन शुरुआत करते हैं। कल के वीडियो में 2-4 बच्चों को एक कंफ्यूजन था एक क्वेश्चन को लेकर। मैं आज उसका सॉल्यूशन बता देती हूँ कि अनुवाद विधि किस सिद्धांत का पालन करती है। क्वेश्चन था जिसके अंतर्गत ऑप्शंस राइट था, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब कैसे मैं बता देती हूँ। अनुवाद विधि में क्या होता है कि हम द्वितीय भाषा का अनुवाद करते हैं। तो द्वितीय भाषा हमारे लिए क्या होती है? कठिन होती है। तो वो हमारे लिए क्या होती है? अज्ञात होती है। तो हम इसके अर्थ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपने मातृभाषा में या हम जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में उसका अनुवाद करते हैं। जैसे संस्कृत ले लो, संस्कृत का अनुवाद करेंगे हम हिंदी में। पहले हम हिंदी को जानेंगे, फिर संस्कृत को जानेंगे। इंग्लिश ले लो, इंग्लिश का अनुवाद किसमें करेंगे? हम हिंदी में करेंगे और उसके बाद इंग्लिश को जानेंगे। वैसे हमारा पद्य शिक्षण ले लो हिंदी का, तो पद्य शिक्षण में पद्य में क्लिष्ट शब्द होते हैं, कठिन शब्द होते हैं। तो उसका अपन क्या करेंगे, पहले हिंदी में उसके अर्थों को समझेंगे शब्दों के, और फिर उसकी मातृभाषा में अपन क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, ताकि उस कविता को अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत पालन होता है? ज्ञात, कि हम पहले मातृभाषा को जानते हैं तो पहले हम ज्ञात की ओर बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अज्ञात की ओर बढ़ेंगे, जिससे कि हम दूसरी भाषा को सीख सके। तो अनुवाद विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है कि जिस भाषा को हम पहले जानते हैं, जिसके सरल अर्थ को हम पहले जानते हैं, उसका हम पहले ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसके पश्चात दूसरी भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो चलो आज का हमारा क्वेश्चन है, आगे उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे। निम्न में से निगमन विधि का गुण नहीं है। यहाँ देखो बच्चों, नहीं है, तो निगमन विधि का गुण कौन सा नहीं है जानना है। मतलब 3 यहाँ पर निगमन विधि के गुण है। तो हमारा पहला है छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, दूसरा हमारा है समय एवं श्रम कम, तीसरा हमारा है स्मरण शक्ति का विकास, और चौथा हमारा है समस्या के हल में गति प्रदान करना। तो आप बताओ कि इसमें कौन सा होगा, कि क्या निगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होगी? तो नहीं, तो हमारा गुण नहीं है। तो सबसे पहला उत्तर यही है, क्योंकि निगमन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। यानी पहले नियम बता दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो हम संज्ञा में क्या करेंगे, पहले बच्चों को अवगत करा देंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, और उसके पश्चात उसके उदाहरणों की तरफ ले जाएंगे। तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसलिए हमारा उत्तर छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी वाला हो गया। अब आगे हम तीनों ऑप्शंस की और चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, समय व श्रम कम लगता है इसमें। बिल्कुल समय और श्रम की बचत कम होती है, क्योंकि हमको उदाहरण पहले नहीं बताने होते हैं, क्योंकि इसमें हम रटने के सिद्धांत पर बल देते हैं। ये हमने परिभाषा बता दी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चे ने रट लिया और 2-4 उदाहरण ले लिए, याद कर लिए, काम खत्म हो गया। इसलिए हमें समय भी कम लगता है और श्रम भी कम लगता है। दूसरा, स्मरण शक्ति का विकास होता है। कैसे स्मरण शक्ति का विकास होता है, कि बालक रटेगा तो उसकी याद करने की शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। हमारा नेक्स्ट है समस्या के हल में गति प्रदान करना, कि समस्या के हल में ये गति प्रदान करता है कि हमें कोई भी समस्या है उसको रट दो और गति उसमें प्राप्त हो गई, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे में समझ विकसित इसमें नहीं होगी। तो इसका हमारा उत्तर कौन सा हो गया, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तो देखो, निगमन विधि के 4 सोपान होते हैं। निगमन विधि में किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, तो 4 सोपान होते हैं। पहला सोपान सिद्धांत का ज्ञान, कि जब हम निगमन विधि को पढ़ाते हैं, तो निगमन विधि से पढ़ाते हैं तो पहले क्या करेंगे, बालक को सिद्धांत का ज्ञान कराएंगे। सिद्धांत का ज्ञान मतलब पहले उसके सारे नियम बता देंगे,
कि क्या, जैसा कि अभी मैंने आपको उदाहरण बताया कि परिभाषा बता देंगे, उसके उदाहरण बता देंगे, तो सारे सिद्धांतों को ज्ञान इसमें बता देंगे। बताने के पश्चात इसमें हम क्या करेंगे, सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। प्रयोग कैसे करेंगे कि हमने बता दिया, उसके बाद हम प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध करेंगे कि क्या सही हुआ। तो विभिन्न प्रकार के उदाहरण छात्रों के समक्ष हम क्या करेंगे, रखेंगे। उसके पश्चात परीक्षण करेंगे कि क्या जो पढ़ाया है वह छात्रों को कहाँ तक समझ में आया। उसके पश्चात उसका सत्यापन कर देंगे कि वाकई बालकों को समझ में यह आ गया है। तो 4 सोपानों के ऊपर ये कार्य करता है। आगे हम बढ़ते हैं। परीक्षा में ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आ भी सकता है कि निगमन विधि के सोपान नहीं है। 3 सोपान निगमन विधि के देगा और 1 सोपान है वह निगमन विधि का नहीं देगा और आगमन विधि का दे देगा, और आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे और आप इसको गलत करके आ सकते हो। इसीलिए इसके सिद्धांत आप ध्यान में रख लेना कि पहले ज्ञान, फिर प्रयोग, परीक्षण और सत्यापन। आगे इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य और जान लेते हैं कि यह नियमों को स्पष्ट कर उदाहरण देना होता है इसमें, कि पहले हम नियमों को स्पष्ट कर देते हैं, फिर इसमें उदाहरण दिए जाते हैं। बड़ी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। अभी अपना ने उत्तर किया कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, गलत था। तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी है। यह विधि रटने पर बल देती है और प्रतिभाशाली बालकों के लिए यह उपयोगी है। तो आपने देख लिया कि क्या है निगमन विधि। निगमन विधि के आगमन विधि से जस्ट विपरीत है। निगमन विधि के अंतर्गत भी 2 पाठ है, सूत्र विधि और पाठ्यपुस्तक विधि, जो भी रटने पर बल देती है। तो निगमन विधि को अमनोवैज्ञानिक विधि माना गया है। क्यों अमनोवैज्ञानिक माना गया है? क्योंकि यह रटने पर बल देती है, छात्रों में समझ विकसित नहीं करती है, छात्रों में समझ कौशल का विकास नहीं होता है। तो आपको निगमन विधि अच्छे से समझ में आ गई। इतना याद रखना है कि यह उल्टी चलती है, जस्ट आगमन के विपरीत। जैसे आगमन में अगर आप विशिष्ट से सामान्य कर रहे हो तो इसमें आपको उल्टा कर देना, सामान्य से विशिष्ट। तो जो जो आगमन विधि में मैंने आपको सूत्र बताए थे, उन सूत्रों को यहाँ विपरीत करके चलना है। निगमन विधि में जस्ट उल्टा हो जाएगा। बहुत छोटी आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, निगमन विधि वो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। आगमन विधि जरूरी नहीं प्रतिभाशाली सभी प्रकार के बालकों के लिए होती है, यह प्रतिभाशाली बालकों के लिए होती है। आगमन विधि समझ को विकसित करती है, तो निगमन विधि रटने पर जोर देती है। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं, तो निगमन विधि में नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं। बिल्कुल विपरीत। दोनों व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी है, पर आगमन विधि को मनोवैज्ञानिक विधि माना गया है, इसको अमनोवैज्ञानिक विधि माना गया है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से आगमन और निगमन विधि। चलो अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री है। देखो आपको यहाँ देखो प्रक्षेपित सामग्री पूछा है। प्रक्षेपित सामग्री किसके अंतर्गत आती है? प्रक्षेपित सामग्री है वो आपके आती है दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत। तो यहाँ पर पूछा है प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है। तो देखो आप 4 ऑप्शंस, पहले आप उत्तर बताइएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ प्रक्षेपित सामग्री होती क्या है। तो क्या कार्टून प्रक्षेपित सामग्री है, फ्लैश कार्ड है, कि वस्तुओं के नमूने हैं, कि मुख फिल्म है? अब ये चारों क्या होते हैं? प्रक्षेपित सामग्री कार्टून आप सब जानते हैं, कार्टून बनाकर कार्टून के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नाटक शिक्षण में अधिकतर ये काम में आता है कार्टून। फ्लैश कार्ड छोटे छोटे कार्ड बना दिए जाते हैं साइज के, उसके द्वारा छात्रों को सिखाया जाता है। वस्तुओं के नमूने बना दिए जाते हैं जिसके द्वारा छात्रों को सिखाया जाता है। मूक फिल्म, बिना बोली हुई फिल्म जो छात्रों के समक्ष रखी जाती है, जिसमें आवाज़ नहीं होती है, और उसके द्वारा छात्रों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है। ये चारों है दृश्य श्रव्य सामग्री है अपनी। तो इन दृश्य श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से, यानी इसमें ऐसा जरूरी नहीं दृश्य श्रव्य में दोनों बोल रही हूँ, ये दृश्य सामग्री भी हो सकती है, श्रव्य सामग्री भी हो सकती है। हालांकि कार्टून है तो वो देखने लायक ही होता है, क्या बोलता है पता नहीं चलता है। फ्लैश कार्ड है तो वो भी अपन देखेंगे, वस्तु के नमूने भी अपन देखेंगे, और मूक फिल्म भी अपन देखेंगे, सुनेंगे नहीं। तो ये सभी क्या है? दृश्य सामग्री है। तो प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है? तो इसमें आपकी इसका उत्तर हो गया मूक फिल्म आपके प्रक्षेपित सामग्री है। अब यहाँ मूक फिल्म कैसे हुई, प्रक्षेपित सामग्री होती क्या है, इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलो अपन व्याख्या देखते हैं इसका। विद्यार्थी के समक्ष सामग्री प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पर समस्त दृश्य श्रव्य सामग्री को 2 भागों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पर? प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पर। ठीक है, ध्यान रखना।
इस शब्द को। अब देखो, सबसे पहले हम प्रक्षेपित सामग्री समझते हैं कि हमारी प्रक्षेपित सामग्री क्या है। तो जिसके प्रदर्शन के समय विभिन्न विद्युत यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है वह होती है प्रक्षेपित सामग्री। यानी जिसको हम लाइट के द्वारा चला सकते हैं वो होती है प्रक्षेपित सामग्री। इतना आप देख लेना। जैसे सिनेमा, अगर हमको सिनेमा देखना है तो हम टीवी चलाएंगे, लाइट की आवश्यकता होगी। मूक फिल्म देखनी है, हम टीवी चलाएंगे, लाइट की आवश्यकता होगी। दूरदर्शन देखेंगे, लाइट की आवश्यकता होगी। और कोई भी वीडियो हम देखेंगे, लाइट की आवश्यकता होगी। तो अपनों ने वहां वही प्रश्न पूछा था कि प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है। तो हमारा मुख्य फिल्म यहाँ आगे आप देख लो। अगर ये चारों में से कोई भी आता तो सभी प्रक्षेपित सामग्री, जो भी चीज लाइट के द्वारा चलाई जाती है, प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत गिनी जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको। आगे हम देखें अप्रक्षेपित सामग्री। अप्रक्षेपित सामग्री जस्ट इसका उल्टा, जिसके प्रदर्शन के समय विद्युत यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत यंत्रों की जहां आवश्यकता नहीं होती है वह सारी अप्रक्षेपित सामग्री के तहत आती है। जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, इसमें कोई लाइट की आवश्यकता होती नहीं है। वस्तु के नमूने दिखाने लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। कार्टून, चित्र, रेखा चित्र, पोस्टर, फ्लैश कार्ड आदि क्या है, अप्रक्षेपित सामग्री है जिसमें विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है, अप्रक्षेपित सामग्री कौन सी है, और दोनों में क्या क्या होता है, कौन कौन सी वस्तु उसमें गिनी जाती है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर कौन सा हो गया, मुख्य फिल्म। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, नील पत्र का निर्माण करते समय भाषा तत्वों का ज्ञान कराना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब आप देख लीजिए, नील पत्र ब्लूप्रिंट, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं वो बच्चे इसको आसानी से समझ पाए होंगे। ब्लूप्रिंट नील पत्र क्या है, जिसने ईमानदारी से बीएड की होगी उसको नील पत्र बनाना ही है। नील पत्र किसके लिए बनाते हैं, छात्रों का एग्जाम लेने से पहले जब हम प्रश्न पत्र बनाते हैं तो प्रश्न पत्र का निर्माण जब हमको करना होता है तो पहले ब्लूप्रिंट बनानी होती है, नील पत्र बनाना होता है। बिना नील पत्र के हम पेपर नहीं बना सकते हैं, और बनाया भी है हमारे स्टूडेंटों ने, इसको अच्छे से आता भी है उनको। तो चलो बता दो कि भाषा तत्वों का ज्ञान कराना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि भाषा तत्व, हिंदी वाले स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे भाषा तत्व क्या होता है। पहले उत्तर बताओ फिर मैं समझाती हूँ। तो इसका उत्तर भावात्मकता है या ज्ञानात्मक है, कौशलात्मक है कि अबोधात्मक है। तो आप ध्यान रखो कि भाषा तत्वों का ज्ञान कराना ज्ञानात्मक तत्व के तहत आता है। अब ज्ञानात्मक तत्व के तहत कैसे आता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि भाषा तत्वों का ज्ञान कराना, तो क्या होता है कि जब हम हिंदी में पाठ्य योजना बनाते हैं तो ज्ञानात्मक के अंतर्गत हम लिखते हैं कि भाषा तत्वों का ज्ञान, और उसके पश्चात हम लिखते हैं उच्चारण, वर्तनी, नवीन शब्द। यानी हम विभिन्न प्रकार के व्याकरण का या शब्दों का ज्ञान कराते हैं। तो वहाँ पर भाषा तत्वों का ज्ञान कराया जाता है। भाषा तत्वों का ज्ञान हम कौन से कौशल के तहत कराते हैं, ज्ञानात्मक कौशल के तहत कराते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है, यह कथन है। उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा, यानी उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का हम निर्णय करते हैं कि हमारे उद्देश्य यहाँ तक है, हमें छात्रों का मूल्यांकन यहाँ तक करना है। ये परिभाषा मूल्यांकन की है। तो यह कथन है, तो कौन सा कथन है, किसका है ये कथन, एमपी मुफात का कथन है कि माइकेलिस का है कि टारगसन एवं एडम्स का है कि वेस्टल एवं कार्टराइट का है। तो उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है यह कथन है माइकेलिस का। अब माइकेलिस का किसके संबंध में कथन है, तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया, मूल्यांकन के संबंध में कथन है। तो अपन यहाँ पर मूल्यांकन की परिभाषा जान लेते हैं। किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के मूल्य को आंकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है। क्या, किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के मूल्य को आंकने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन का अर्थ निर्णय देना होता है। ये आप रट लेना अच्छे से कि बहुत सी बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि मूल्यांकन का अर्थ है निर्णय देना कि जांच करना, कि इस तरह के चार ऑप्शंस आते हैं। तो मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, निर्णय देना होता है। बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, आप इसको विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा।
मूल्यांकन के बारे में बताने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, मूल्यांकन की विशेषता है, मूल्यांकन की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, पर जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे अपन उसको विस्तृत जानते जाएंगे। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्षरों के टुकड़े को जोड़कर जिस विधि में वर्णों का ज्ञान कराया जाता है वह है अक्षरों के टुकड़े करके। जैसे मैंने लिख दिया, आपको साधारणतः परिभाषा बता देती हूँ, आम। अब इसमें अक्षरों के टुकड़े कैसे करेंगे? तो आम में क्या है? अ है, अ में फिर किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, फिर म हलंत है, हलंत में फिर प्लस कौन सा है? म में अ है। इस तरह से अक्षरों के टुकड़े जो किए जाते हैं उसको जोड़कर छात्रों को वर्ण सिखाए जाते हैं। तो यह कौन सी विधि में होता है? क्या प्रदर्शन विधि में होता है, यह मोंटेसरी विधि में होता है, वर्णमाला विधि में होता है, कि पेस्टोलॉजी विधि में होता है? तो देखो, मोंटेसरी प्रदर्शन विधि में प्रदर्शन के द्वारा करवाते हैं शिक्षा, इसमें ऐसा कुछ वर्णों का ज्ञान होता नहीं है। मोंटेसरी जरूर बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, साचरी विधि दी थी मारिया मोंटेसरी ने, पर इसमें वर्णों का ज्ञान इस तरह से टुकड़े करके नहीं कराया जाता है मोंटेसरी विधि में। आगे बढ़े हम, तो वर्णमाला विधि में सीधे सीधे वर्णमाला सिखाते हैं, और पेस्टोलॉजी विधि में इस तरह का करवाया जाता है कि वर्णों के टुकड़े कर करके, इस अक्षरों के टुकड़े कर करके यहाँ पर वर्ण सिखाए जाते हैं। देखो, पेस्टोलॉजी विधि है क्या, थोड़ी सी व्याख्या इसके बारे में जान लेते हैं अपन। वेस्टोलॉजी जर्मन विद्वान थे, कहाँ के थे? जर्मनी के थे वेस्टोलॉजी। उन्होंने उनके नाम से विधि बनाई थी। ये 18वीं सदी में इन्होंने बेबी बायोग्राफी नामक एक लेख लिखा था। क्या? बेबी बायोग्राफी, जो किस पे आधारित था? बाल मनोविज्ञान पर आधारित था। इन्होंने बालक को अक्षर ज्ञान करवाने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके के संदर्भ में कहा था। बालक को अक्षर ज्ञान कैसे करवाना है, इसके तरीके के बारे में इन्होंने कहा था कि बालक आड़ी तिरछी रेखाएं या गोला बनाना अगर आसानी से सीख लेता है तो इन आकृतियों के द्वारा अक्षर ज्ञान करवाया जा सकता है। जैसे बालक ने ये ऐसे आड़ी रेखाएं कर दी, ये कर दी, ये कर दी, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, गोला कर दिया, है ना, इस तरह से रेखा बना दी। इसके द्वारा आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा वो वर्णों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कैसे? जैसे ये डंडा खींच दिया, ये डंडा खींच दिया, और बालक ने इस तरह से बनाना सीख लिया तो क्या बन गया? अ बन गया। इस तरह आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा छात्र है वो आकृतियां बनाना सीख जाता है। तो यहाँ पेस्टोलॉजी महोदय का यही कहना था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधि नहीं है, यहाँ पूछा है। देखो, माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधियां उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अलग होती है, माध्यमिक स्तर पर भी अलग होती है। यहाँ पर आपको पूछा है माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधि नहीं है। अब देखो, परामर्श विधि, निर्देशन विधि, रूपरेखा विधि या शब्द प्रदान विधि, तो कौन सी नहीं है? परामर्श विधि में छात्रों को हम परामर्श देंगे, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, और छात्र अपनी रचना पूरी करेगा। निर्देशन विधि में भी वही है कि शिक्षक के निर्देशन में वह रचना को लिखेगा। रूपरेखा विधि में आप जानते ही हो कि डैश 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 करके दे दी जाती है। और शब्द प्रदान विधि जो होती है उसमें छात्रों को शब्द प्रदान किए जाते हैं और उसके आधार पर रचना करता है। तो ऊपर की तीनों विधियां जो है, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है? माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधि नहीं है, तो आपके ऊपर की जो तीनों विधियां है, परामर्श विधि, निर्देशन विधि और हमारी तीसरी विधि है रूपरेखा विधि, ये तीनों तो माध्यमिक स्तर की विधि है, पर शब्द प्रधान विधि जो है वो माध्यमिक स्तर की विधि नहीं है। तो कौन से स्तर की विधि है, क्या है, अपन डिटेल में इसको जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं रचना का शाब्दिक अर्थ क्या है। रचना कहते किसे? तो रचना किसे कहते हैं? बनाना या बुनी हुई या निर्मित की गई वस्तु या कृति को हम क्या कहते हैं? रचना। किसी को हम बनाते हैं, या बुनी हुई होती है, या निर्मित की गई वस्तु होती है, या कोई कृति होती है जिसकी हम रचना करते हैं, लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रचना कहते हैं। इस दृष्टि से किसी लिखी हुई कविता, कहानी, निबंध आदि को भी रचना कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। हम जिसकी रचना करते हैं साहित्य में, जो भी लिखते हैं, जिस कोई कृति को हम छंद में या बिना छंद के जिसको हम पंक्तियों में आबद्ध कर देते हैं, सारी रचना होती है।
अब देखो इसका उत्तर शब्द प्रदान था। तो शब्द प्रदान क्या है मैं बता देती हूँ आपको। शब्द प्रदान विधि में क्या होता है, यह उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। जान लिया आपने, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, मतलब यह उत्तर हमारा सही था। इसमें अध्यापक किसी विषय पर बालकों को शब्द समूह दे देता है जो उनके लिए संकेत का कार्य करते हैं। शब्द प्रदान कर दिए अध्यापक के द्वारा, छात्रों की एक कमेटी बैठी हुई होती है, 8-10 छात्र बैठे हुए होते हैं। फिर उस शब्द पे वो क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और विचार विमर्श के द्वारा वह किसी रचना का निर्माण करेंगे और रचना करने में वह समर्थ हो जाते हैं। वो होती है शब्द प्रदान विधि। उनके विचार एक एक करके उठते जाते हैं और रचना कार्य में समर्थ हो जाते हैं। तो ये होती है शब्द प्रदान विधि। अब मैं आपको आगे थोड़ा और बता देती हूँ कि उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए अन्य विधियाँ कौन कौन सी है। तो शब्द प्रदान विधि आपने देख ली, खेल विधि भी उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए होती है, प्रश्नोत्तर विधि भी उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए होती है, चित्र रचना विधि भी उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए होती है, और शब्द प्रदान विधि भी उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए होती है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए आपने ऊपर देख ही लिया है, फिर भी आपको नाम बता देती हूँ। उद्बोधन विधि, परामर्श विधि, निर्देशन विधि, प्रवचन विधि और रूपरेखा विधि, ये माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधियाँ होती है। अच्छे से आपको रचना शिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी, आशा करती हूँ मैं ऐसी। चलो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दल शिक्षण का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ। दल शिक्षण होता क्या है, आसानी से आप समझ सकते हो कि किसी विषय विशेषज्ञों के द्वारा एक छात्रों के दल को पढ़ाना दल शिक्षण होता है, जो अपने अपने विषय में पारंगत होते हैं और उसके द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। कहाँ हुआ था दल शिक्षण का प्रारंभ, इटली में हुआ था कि जर्मनी में हुआ, अमेरिका में हुआ कि फ्रांस में हुआ। तो इसका उत्तर है अमेरिका में हुआ। अब दल शिक्षण है क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1955 में दल शिक्षण का प्रारंभ हुआ था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार एग्जाम में दल शिक्षण वाला तो पूछा ही पूछा है। कौन से विश्वविद्यालय, सेकेंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1955, बहुत सी बार सन भी पूछा गया, बहुत सी बार विश्वविद्यालय का नाम भी पूछा गया, और बहुत सी बार अमेरिका भी पूछा गया है। आपके एक एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, मतलब अपन 15 क्वेश्चन हल नहीं कर रहे हैं, लगभग 60 क्वेश्चन हल कर रहे हैं, क्योंकि नीचे व्याख्या में बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं आपके, और जिसके माध्यम से आप 15 क्वेश्चनों के माध्यम से लगभग 60 क्वेश्चन हल कर रहे हैं। आप एक एक लाइन को बारीकी से पढ़ना, प्रत्येक लाइन में एक क्वेश्चन निकल रहा है। अब अपन देखते हैं, यहाँ देखो अमेरिका हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1955, 3 क्वेश्चन निकल गए। अब आगे क्वेश्चन देखो, इसमें निकलता है जिसमें 2 या 2 से अधिक विषय विशेषज्ञों के द्वारा छात्रों के समूह का अध्ययन कराया जाता है, क्या कहलाता है। दल शिक्षण या समूह शिक्षण, 4-5 नाम और दे देगा आपको, तो आप इसको छाटोगे। तो इस तरह के ये आपका दल शिक्षण होता है कि 2 या 2 से अधिक विषय विशेषज्ञों के द्वारा, एक नहीं 2 या 2 से अधिक विषय विशेषज्ञों के द्वारा छात्रों के समूह को जो अध्ययन कराया जाता है, सभी अपने अपने विषय में पारंग होते हैं। जैसे मुझे हिंदी पढ़ानी है, तो मैं हिंदी के अंतर्गत किसी एक टॉपिक को छाटूंगी कि मैं व्याकरण पढ़ा रही हूँ, कोई कहेगा मैं साहित्य का ज्ञान दूंगा, तो कोई कहेगा कि मैं शिक्षण विधियों का ज्ञान दूंगा। सभी अपने अपने क्षेत्र में पारंगत होते हैं, तो अपने अपने क्षेत्र को चुन लेंगे और छात्रों के समक्ष अपनी वार्ता को प्रस्तुत करेंगे, तो वो होता है दल शिक्षण। जैसे कॉलेज में आप समूह चर्चा करते हैं, वो समूह चर्चा भी एक तरह का इसी तरह का है कि आप क्या आते हैं, अपने अपने विषय को पारंगत कर लेते हैं, पारंगत में फिर वो अपने विषय को पढ़ते हैं, छात्रों को समझाते हैं, कुछ इसी प्रकार का है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है रायबर्न को, हेनरी कॉल्डवेल कुक को, फ्रॉबेल को कि मारिया मॉन्टेसरी को। तो खेल विधि देखो, रायबर्न ने ऐसी कोई विधि दी नहीं है, हेनरी कॉल्डवेल कुक खेल विधि के प्रवर्तक हैं, फ्रॉबेल मैंने आपको बता ही दिया था, कौन सी परिभाषा बताई थी कि शिक्षक क्या है, बाघ है, वाला परिभाषा आपको बताई थी फ्रॉबेल की। और मारिया मॉन्टेसरी जानते हो कि साचारी विधि के प्रवर्तक है। तीनों खेल विधि से संबंधित है, पर ये सब खेल खेल में शिक्षा देने का काम करते हैं। पर हेनरी कॉल्डवेल कुक है, उन्होंने अलग से खेल विधि, अगर खेल विधि नाम आता है तो हेनरी कॉल्डवेल कुक, खेल से संबंधित विधियाँ आए तो ये तीनों विधियों के नाम आएंगे, है ना। अलग से खेल विधि आए तो हेनरी कॉल्डवेल कुक। अब अपन इसमें जान लेते हैं कि इसके बारे में विस्तृत। हेनरी कॉल्डवेल कुक खेल विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने, आपने नाम सुना होगा प्लेटो, जिन्होंने प्लेटो महोदय से प्रेरित होकर 1921 में प्लेवे नामक पुस्तक लिखी और खेल विधि की शुरुआत की। यह इंग्लैंड के निवासी थे।
इन्होंने खेल खेल में बच्चे के सर्वाधिक विकास पर बल दिया, मतलब समस्त प्रकार का विकास है ना, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे बौद्धिक विकास हो, समस्त विकास, सर्वांगीण विकास कहते हैं, सर्वांगीण विकास पर इन्होंने खेल खेल में बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। प्राथमिक स्तर के लिए खेल विधि है तो नाम से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके आ सकता है कि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी विधियां है, 3 विधियां नाम दे देंगे कि मारिया मोंटेसरी विधि, या उसका नाम दे देंगे साचर्य विधि, फ्रोबेल विधि, फ्रोबेल का नाम दे देंगे, इसका यहाँ हेनरी कोल्बेल कुक का नाम दे देंगे, 3 नाम दे देंगे और क्या एक चौथी विधि डाल देंगे और कह देंगे कि कौन सी प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। तो जो खेल विधि जिसमें खेल खेल में शिक्षा दी जाती है प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होती है। तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ये किससे प्रेरित होकर उन्होंने लिखी थी? प्लेटो से। खेल विधि, इंग्लैंड के निवासी थे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें बन रहे हैं। और एक ये अंक गणित, मतलब गणित पढ़ाने के लिए विशेषकर ये विधि उपयोगी है, इस चीज को भी ध्यान में रख लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गणित पढ़ाने के लिए खेल खेल में कौन सी विधि उपयोगी है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? उपलब्धि परीक्षण, छात्रों का उपलब्धि परीक्षण करते हैं कि छात्र ने कहाँ तक उपलब्धि प्राप्त की, तो उसके संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है और उपयुक्त है जानना बहुत आवश्यक है, नहीं तो क्या होता है, गड़बड़ मामला हो जाता है। बहुत सी बार कंपटीशन एग्जामों में इसी प्रकार की गलती होती है। देखो, पहला ऑप्शन आपके क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। क्रियात्मक परीक्षा, ठीक है, जिसमें रचनात्मक कार्य करते हैं, और रचनात्मक कार्यों में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। नेक्स्ट अपना है निबंधात्मक प्रश्नों में मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव होता रहता है, और मौखिक परीक्षाओं में पक्षपात की आशंका रहती है। तो बिल्कुल मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका होती है। निबंधात्मक प्रश्नों में मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव होता है। बिल्कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होते, छात्र अपने विचार लिखते हैं इसमें। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा छात्रों की समझ पे विकसित होती है। उसमें छात्र कोई मौलिकता नहीं करेगा, कोई कौशल विकसित नहीं होगा, सिर्फ सीधे सीधा आंसर दे देगा। इसके लिए आपके ये उत्तर सही है कि छात्र की उपलब्धि परीक्षा के बारे में ये कथन गलत है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा छात्र समझ के आधार पर या रट्टा मार के आधार पर भी हल कर सकता है। यह उपलब्धि परीक्षण है जो उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण से संबंधित था। जब उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण का आपको क्वेश्चन आएगा उस समय मैं विस्तृत इसको आपको समझा दूंगी। रसानुभूति पाठ का संबंध होता है, नाम से ही स्पष्ट है। रसानुभूति किसमें कराते हैं? पद्य शिक्षण में, कविता शिक्षण में रसानुभूति होती है। अब नाम से ही स्पष्ट है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। रसानुभूति पाठ का संबंध किससे होता है? भावात्मकता से होता है, क्रियात्मकता से होता है, रचनात्मकता से होता है, उपयुक्त तीनों में होता है। तो उपयुक्त तीनों में तो हो ही नहीं सकता। क्रियात्मकता कौशल से संबंधित है, इसमें ऐसा कोई रसानुभूति में क्रियात्मकता होती नहीं है। रचनात्मकता रचना करना, रचना में जाता है। तो भावात्मकता, रसानुभूति किससे होती है? भावों से होती है, इसलिए इसका उत्तर क्या है? भावात्मकता। रसानुभूति किसको कराते हैं? हम छोटे बच्चों को कराते हैं। प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर हम रसानुभूति छात्रों को कराते हैं कविता के माध्यम से। पद्य शिक्षण में यह की जाती है। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? आपके पूर्व की रीट की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तनी की शिक्षा विधिवत हमें कौन से स्तर पर देनी चाहिए। देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर देनी चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर कि माध्यमिक स्तर पर कि उच्च माध्यमिक स्तर पर? तो हम वर्तनी की शिक्षा बालक को प्राथमिक स्तर से देना आरंभ कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम पहली से 5वीं तक में या 8वीं तक तो उच्च प्राथमिक स्तर हो जाता है। पहली से 5वीं तक में हम छात्रों को वर्तनी सही नहीं सिखाएंगे। बालक अशुद्ध लिख रहा है तो लिखने देंगे, तो उसकी ऐसी आदत पड़ जाएगी। छोटे ई की मात्रा को बड़ी ई करेगा, छोटे ऊ की मात्रा को बड़े ऊ करेगा, और लगभग वो सारा गड़बड़ करेगा। इसलिए हमें प्राथमिक स्तर से ही बालकों को शुद्ध वर्तनी सिखाना शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि छात्र आसानी से सही वर्तनी सीख जाए। तो इसका उत्तर है आपका प्राथमिक स्तर पर। आगे हम अपने 47वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कथन संगत नहीं है, मतलब सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पाठ्य पुस्तक के संबंध में सारे कथन दे रखे हैं, आपको चुनना है कि कौन सा कथन संगत नहीं है। तो आपका ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। ब है पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। स है पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है।
और द है पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं है। देखो, पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। बिल्कुल, कक्षा शिक्षण हमको कराना है तो हमारे पास पाठ्य पुस्तक होनी ही चाहिए। कक्षा में भी हम पाठ्य पुस्तक लेके उपस्थित होते हैं और हिंदी शिक्षण के लिए विशेषकर पाठ्य पुस्तक हमारे हाथ में होनी ही चाहिए। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। विद्यार्थी के पास भी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, शिक्षक के पास भी होनी चाहिए। पढ़ाने के लिए दोनों के पास एक आधार का काम पाठ्य पुस्तक करती है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है, बिल्कुल साधन है ना। और पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य बिल्कुल विपरीत है। आपका संगत कथन ये नहीं है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का है, साधन है, साध्य है, दोनों नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है। अच्छे से रख लेना, इसका उत्तर आपके द हो गया। पाठ्य पुस्तक के बारे में बहुत सारी बातें हैं, किसी और क्वेश्चन में अपन इसको बिल्कुल हल करेंगे। अधिगम की संपूर्णता किसमें होती है? अधिगम की संपूर्णता वार्षिक योजना, इकाई योजना में, दैनिक पाठ्य योजना में। तो अधिगम की संपूर्णता इकाई योजना में होती है। कैसे होती है? वार्षिक योजना, साल भर की वार्षिक योजना बना देते हैं, इसमें अधिगम का कोई नहीं, हमारे साल भर की योजना होती है। इकाई योजना में हम संपूर्ण पाठ को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर देते हैं। मासिक योजना महीने भर की योजना बनाते हैं कि कौन से पाठ कितने दिन में पढ़ाएंगे। और दैनिक पाठ योजना, जो इकाई योजना के खंड के हम पाठ योजना बनाते हैं, उसको दैनिक पाठ योजना कहते हैं। तो अधिगम की संपूर्णता किसमें होती है? इकाई योजना में होती है। इकाई योजना के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन है। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। देखो, पिछली रीट परीक्षा में प्रश्न आया था, बहुत ही कठिन प्रश्न था, समझना इसको, मैं आपको बता देती हूँ। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। क्या नहीं है? दृश्य विधा नहीं है, कि अभिनय नहीं है, कहानी नहीं है, कि अनुवाद नहीं है। यहाँ पर इसका उत्तर आपके हैं अनुवाद नहीं है। अब क्यों नहीं है, मैं आपको नीचे व्याख्या के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट करूंगी। उद्बोधन विधि गद्य शिक्षण का भाग है, गद्य शिक्षण की विधि है। इस विधि के अंतर्गत भी उपभेद दिए गए हैं, दृश्य विधान, अभिनय, कहानी, है ना। तो ये अपन समझ लेते हैं क्या चीज है। इसका उत्तर है अनुवाद। उद्बोधन विधि क्या है? उद्बोधन विधि का अन्य नाम अर्थबोध विधि भी है। ये अर्थबोध विधि पद्य में भी आती है और गद्य में भी आती है। इसमें छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाया जाता है। अपन जो कठिन शब्दार्थ जो लेसन देते हैं उनको अच्छे से पता है, और मैं बार बार उनको कहती भी हूँ, कठिन शब्दार्थ के अर्थ स्वयं को नहीं बताने, हमें किसके द्वारा? छात्रों की सहायता से निकलवाने। और छात्रों की सहायता से किसी भी माध्यम से निकलवाया जा सकता है। छात्र सीधा अर्थ नहीं बताए, सहायक प्रश्न पूछो, उसके अनुसार दीवार पे पिक्चर बना के पूछो, मॉडल प्रस्तुत करके पूछो, किसी के भी द्वारा हम छात्रों से कठिन शब्दों के अर्थ निकलवाएंगे, खुद नहीं पूछेंगे। बार बार मेरे द्वारा कक्षा के अंतर्गत ही कहा जाता है, यही बात यहाँ पर है कि कठिन शब्दार्थों के अर्थ शिक्षक स्वयं नहीं बताता है, विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करते हुए छात्रों को उद्बोधन देकर अर्थ निकलवाने के लिए प्रयोग करता है। यानी विभिन्न माध्यमों से छात्रों से ही अर्थ निकलवा जाएगा, स्वयं उसका अर्थ नहीं बताना है। अब वो माध्यम कौन कौन से? देखो आपने आप जिसमें निम्न साधन काम में लिए जाते हैं। चित्र, रेखाचित्र, चित्र रेखाचित्र के द्वारा भी हम अर्थ निकलवा सकते हैं। मानचित्र दिखाकर भी अर्थ निकलवा सकते हैं। प्रतिकृति मतलब मॉडल दिखा के अर्थ निकलवा सकते हैं। प्रत्यक्ष चीज को प्रस्तुत करके अर्थ निकलवा सकते हैं। अभिनय करके अर्थ निकलवा सकते हैं। छात्रों को प्रत्यक्ष दिखाकर अर्थ निकलवा सकते हैं। इन माध्यमों से आप अर्थ निकलवा सकते हैं। तो ये सब उद्बोधन विधि के भेद हैं, उपभेद हैं, कि छात्रों को प्रत्यक्ष दिखाकर, अभिनय करके, उसके पश्चात है प्रत्यक्ष दिखाकर, प्रतिकृति दिखाकर, मानचित्र दिखाकर, चित्र रेखाचित्र दिखाकर, ये सारे उपभेद हैं। ठीक है, तो देखो आप दृश्य विधान मतलब चित्र दिखाकर, अभिनय करके, कहानी सुनाकर, अनुवाद कहीं नाम नहीं है आपका, तो उपभेद में अनुवाद नहीं आएगा। देखो कितना डीप प्रश्न पूछा है। गद्य शिक्षण की विधि के अंतर्गत भी उपभेद पूछे गए हैं, तो आप इन उपभेदों को अच्छे से रख लेना, क्योंकि हो सकता है ये बदल के भी आपके क्वेश्चन पूछवाए जा सकता है। आप एक चीज ध्यान रखना कि हम छात्रों से कठिन शब्दों के अर्थ स्वयं नहीं बताएंगे। ठीक है, उद्बोधन विधि में आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये विधि, आशा करती हूँ। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर दोनों। ठीक है, भाव प्रकाशन, भाव ग्रहण, सृजनात्मकता, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। भाव प्रकाशन भी होता है, भाव ग्रहण भी होता है, सृजनात्मकता भी
होता है। ये तीनों चीज़ें अधिकतर पद्य शिक्षण में कराई जाती है। तो भाषा शिक्षण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रमुख उद्देश्य ये तीनों है। तो आशा करती हूँ आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इन 15 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, जिसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। नीचे आराम से व्याख्या देखने का प्रयास कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आए, वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर अपने डाउट को हल कर सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका प्यार और स्नेह मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।